अस्सलाम वालेकुम। फाइनाइट एलिमेंट मेथड को हम तीन तरह के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है गलरकन मेथड, दूसरा मेथड है कोलोकेशन मेथड और तीसरा मेथड है रिलाइट रिड्स मेथड। तो हम फाइनाइट एलिमेंट मेथड को गलरकन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि जब इस मेथड को हमने करना है तो हमें कुछ पीछे वाली टर्म्स को यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि टेस्ट फंक्शन हो गया, ट्रायल फंक्शन हो गया। तो इसमें भी ये सारे फाइनाइट एलिमेंट मेथड जैसा ही सारा स्टेप होगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा इस चीज़ को देख लेते हैं। ये जस्ट नॉर्मल डेफिनेशन में लिखी हुई है कि गलरकन मेथड हमारी कॉन्टीन्यूस प्रॉब्लम को डिस्क्रीट प्रॉब्लम में कन्वर्ट करता है एंड देन फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो गलरकन मेथड में जो भी हमने सोल्यूशन को एज्यूम करना है ना, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन को एज्यूम करना है, लाइक यू एच इज़ इक्वल टू समीशन सी जे फाइव जे एंड जे इज़ इक्वल टू 1 से n। ठीक है, ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से n। तो इस केस में c हमारे पास एक अननोन कोफिशिएंट था और फाई j जो था वो एक बेसिस फंक्शन था। गलरकन मेथड में जो हमारा बेसिस फंक्शन होगा वो टेस्ट फंक्शन हम कंसिडर करेंगे। फाइनाइट एलिमेंट मेथड में सेम वही स्टेप है, लेकिन फ़र्क क्या है, जब हम गलरकन मेथड यूज़ करेंगे तो जो हमारा बेसिस फंक्शन होगा उसको हम टेस्ट फंक्शन ही एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट, हम गलरकन मेथड को यूज़ क्यों करते हैं, ये जस्ट इसके बेनिफिट्स हैं। सिंप्लिसिटी होती है इससे, ऑप्टिमलिटी यानी हमें एक्यूरेट सोल्यूशन मिलता है, और दूसरा ये जब हम इससे मैट्रिक्स सोल्यूशन को सॉल्व करके मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो जो हमें मैट्रिक्स मिलता है, स्टिफनेस मैट्रिक्स, वो सिमेट्रिक होता है। एंड फोर्थ वन इज़ स्टेबिलिटी, यानी कि जो भी हम ये मेथड यूज़ करते हैं ये मतलब स्टेबिलिटी होती है। काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स के लिए ये सेम मेथड यूज़ किया जा सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स के लिए यही मेथड यूज़ किया जा सकता है। अब हम फर्स्ट डायमेंशनल पॉइसन इक्वेशन लेंगे, और ये जो हमारी पॉइसन इक्वेशन है और इसकी जो होमोजीनियस डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस है वो भी दी हुई है ये क्वेश्चन में, u1 0 एंड u0 0 एंड u1 इज़ इक्वल टू 0, ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। अब हमने गलरकन मेथड से, फाइनाइट एलिमेंट मेथड में गलरकन मेथड को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह का आ जाता है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेप्स रिप्रेजेंट करूँगी कि अगर हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे तो ये बेटर होगा। सबसे पहला स्टेप होगा कि हमने ड्राइव करनी है वीक फॉर्मूलेशन। तो ड्राइव द, मैं यहाँ पर हेडिंग दे देती हूँ, ड्राइव द वीक फॉर्मूलेशन। अब जैसा कि पहली वीडियो में बताया था कि वीक फॉर्मूलेशन हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ये हमारी स्ट्रॉन्ग फार्मूलेशन थी। अगर हम स्ट्रॉन्ग फार्मूलेशन को टेस्ट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा के इंटीग्रेट कर देते हैं और फिर बाय पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन करके ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है तो वो वीक फॉर्म बन जाती है। तो मैं भी यही सेम स्टेप कर रही हूँ कि पहले मैं म्यू ऑफ एक्स फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाऊँगी। सेम वीक फॉर्मूलेशन के लिए हमने टेस्ट फंक्शन, हमने खुद से सपोज किया कि टेस्ट फंक्शन म्यू ऑफ एक्स है, उस म्यू ऑफ एक्स को ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया एंड देन इंटीग्रेट कर दिया इस पूरे डोमेन 0 और 1 में। ठीक है, यहाँ पर भी 0 और 1 करेंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेते हैं और इसको सेकेंड फंक्शन सपोज करते हैं, तो ये ब्रैकेट माइनस बाहर आ जाएगा। तो जो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं, सेम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो वो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ से मैंने बाय पार्ट्स ऑफ इसको इंटीग्रेशन कर दिया, तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड वाले फंक्शन का जब हम इसको इंटीग्रेशन लेंगे तो ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा, माइनस सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पर लिमिट अप्लाई की। अब चूंकि टेस्ट फंक्शन देखे, मैंने कहा था कि टेस्ट फंक्शन पता होना चाहिए कि टेस्ट फंक्शन क्या था। चूंकि इसको हमने टेस्ट फंक्शन लिया था और हमने टेस्ट फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि टेस्ट फंक्शन पे जब हम बाउंड्री कंडीशंस यानी डिरिचलेट कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो वो वैनिश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू ऑफ 1 और म्यू ऑफ 0 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों ज़ीरो हुआ है, ये टेस्ट फंक्शन की प्रॉपर्टी थी कि अगर ये कोई टेस्ट फंक्शन होता है तो जब हम उस पर डिरिचलेट कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो उस पर डिरिचलेट कंडीशन वैनिश हो जाती है। तो जब मैंने इस पे लिमिट्स अप्लाई की हैं, 1 अप्लाई किया, 0 अप्लाई किया, तो दोनों का आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाली सारी की सारी चीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो फाइनल हमें ये वाली चीज़ का आंसर मिल जाएगा। ये हमारी वीक फॉर्मूलेशन होगी। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये जो वीक फॉर्मूलेशन है इसमें इसका जो ऑर्डर था, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन का ऑर्डर जो था वो 2 था, और जो वीक फॉर्मूलेशन है उसका ऑर्डर जो है वो 1 है। इतना सा वीक फॉर्मूलेशन, कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चन आए, ये सेम पैटर्न है वीक फॉर्मूलेशन का। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है, हमने मैश यानी कि हमने अपने डोमेन को ना छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड करवाना है। तो हमने अपने डोमेन को n-1 एलिमेंट्स में डिवाइड करवाया है। तो जब हम n-1 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर n नोड्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने इस रीजन को 3 एलिमेंट्स में डिवाइड करवाया है तो इसके जो नोड्स होंगे वो होगा, एक होगा ये, ठीक है, इसको मैं x0 कह लेती हूँ, इसको x1, इसको x2 और इसको x3। यानी कि अगर एलिमेंट्स 3 हैं तो नोड्स कितने हुए, 1 2 3 4, तो 4 नोड्स हुए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है n नोड्स हैं। जब n नोड्स होंगे तो वो कितने एलिमेंट्स बनाएंगे, n-1 बनाएंगे। एंड देन इसको स्प्लिट कर दिया इस तरह के फॉर्म में। एंड ऑब्वियसली ये 0 से 1 की तरफ जा रहा है तो हर आने वाली वैल्यू पिछली वैल्यू से बड़ी होगी। तो हम यहाँ पर अपने डोमेन को यूनिफॉर्म मैश कर देते हैं। यूनिफॉर्म मैश करने का मतलब कि जो एलिमेंट का साइज़ है वो सेम रहेगा। जैसे अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिफरेंस, ये जो h है, इसको सपोज कर लेते हैं, या इसकी जो विड्थ है, इस एलिमेंट की विड्थ, इस एलिमेंट की विड्थ, इस एलिमेंट की विड्थ सेम होनी चाहिए। या आप ये समझ लो कि जितने जो आपने एलिमेंट एक उठाया है उतना ही दूसरा, तीसरा, चौथा होगा, तो वो यूनिफॉर्म मैश कहलाएगा। ठीक है, उस यूनिफॉर्म मैश का ये स्टेप साइज जो है वो हमारा कितना होगा, h इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। बिकॉज हमारे पास n नोड्स थे तो हमने डिवाइडेड बाय n कर दिया। b माइनस ए, हमारे पास जो एंड्स थे वो ये a होगा और ये b होगा, तो 1 माइनस 0 1 हो गया एंड 1 बाय n, यानी कि जो हमारा स्टेप साइज होगा वो 1 बाय n होगा। विथ एक्स आई इज इक्वल टू आई एच। इसका क्या मतलब है कि अगर ये मेरे पास x0 था तो x1 क्या होगा, अगर मैंने इसको x1 को h की फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर h है तो वो होगा h के बराबर होगा। तो अगर मैं कहूँ कि x2 किसके बराबर होगा, तो x2 जो है ओरिजिन से लेके, स्टार्ट से लेके x2 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2h है। तो अगर मुझे इसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, एक्स आई बराबर होगा आई एच के, और आई की वैल्यू 0 से लेके n तक जा रही है। ठीक है, ये था स्टेप 2 कि हमने मैश को क्रिएट करना है। उसके बाद स्टेप 3 में हमने डिफाइन करना है पीस वाइज लीनियर बेसिस फंक्शन। डिफाइन पीस वाइज लीनियर बेसिस फंक्शन। अब जैसे कि मैंने बताया कि पीस वाइज लीनियर फंक्शन जो हमने बेसिस फंक्शन लेना होता है वो हम पीस वाइज लीनियर भी ले सकते हैं और पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में, हीट वाले क्वेश्चन में, हम मेजॉरिटी में पीस वाइज लीनियर फंक्शन लेते हैं। और पीस वाइज लीनियर कैसे डिफाइन था ये हमने याद रखना पड़ेगा। फाई आई ऑफ एक्स, एंड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये पीस वाइज लीनियर बेसिस फंक्शन है। इसको हम मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई माइनस 1 ओवर एच। कब मिलेगा, अगर हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा i-1 से i, ठीक है। और जब x i से x i प्लस 1 पे x हमारा बिलोंग करेगा तो उस केस में x i प्लस 1 माइनस x ओवर h हमें जो है वो हमें बेसिस फंक्शन देगा। अगर इसके अलावा डोमेन में कुछ भी एलिमेंट, डोमेन में कुछ भी एलिमेंट्स ऐसा आ जाता है x का, इसके अलावा, इनके अलावा, तो उस केस में ये हमें 0 देगा। अब सवाल ये होता है कि बेसिस फंक्शन को, इस बेसिस फंक्शन को, ये जो पीस वाइज हमने लीनियर फंक्शन लिया है ये क्यों लिया है। ये इसकी खासियत है कि एक तो वो कॉन्टीन्यूस होता है, दूसरा वो नोड्स के करीब करीब वैल्यूज़ पे भी हमें आंसर नॉन ज़ीरो देता है। थर्ड ये होता है कि इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, लाइक दिस, मैंने इसका यहाँ पर डेरिवेटिव लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि अगर फाई ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हैं तो ये तो हमारा कांस्टेंट के तौर पे काम करेगा, और यहाँ पर हमारे पास x है तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 ओवर h। तो इस केस में इसका डेरिवेटिव 1 ओवर h। सिमिलरली एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा -1/h। यहाँ पर -1/h लिखिए। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल यूज़ किया है क्योंकि हम इस फंक्शन का टेंजेंट निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास टेंजेंट आएगा, तो जस्ट ओपन इंटरवल यूज़ किया ताकि कोई एक ऐसी वैल्यू इसके अंदर ना आ जाए जिससे ये हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए।
उसके बाद पीस वाइज लीनियर फंक्शन को हम हैड फंक्शन भी कहते हैं, और अगर हम उसको ग्राफिकली देखें तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें दरमियान वाली वैल्यू एक्स आई होती है, उससे पीछे एक्स आई -1 है और उसके आगे एक्स आई +1 है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हमने पीस वाइज लीनियर फंक्शन डिफाइंड किया। पहले स्टेप में हमने वीक फॉर्मुलेशन, दूसरे स्टेप में हमने मैश क्रिएट किया, तीसरे स्टेप में हमने बेसिस फंक्शन लेना था पीस वाइज उसको डिफाइन किया, उसका डेरिवेटिव डिफाइन किया, और फोर्थ स्टेप में हमने अपने सोल्यूशन को अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन में लिख दिया है, जिसमें हमारे पास ये जो था फाई जे ऑफ एक्स, ये क्या था, बेसिस फंक्शन था। तो चूंकि हम गलरकन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो बेसिस फंक्शन होगा यही हमारा टेस्ट फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि जो पीस वाइज लीनियर फंक्शन है वो भी हमारा टेस्ट फंक्शन ही है। अब j इज इक्वल टू 1 से n-1 है, यहाँ पर मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है कि j इज इक्वल टू 1 से लेके n तक हम यहाँ पर n-1 तक ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाउंड्री पर तो हमें इसकी वैल्यू 0 मिल रही है, तो जब ये 0 मिल रही है तो इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको हम लेते ही नहीं है, तो फिर हम इंटीरियर नोड्स का सम करते हैं j इज इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक। हमने सोल्यूशन को अप्रॉक्सीमेट कर दिया। अब हम लेंगे वीक फॉर्मुलेशन। अब वीक फॉर्मुलेशन जब हमने अप्लाई करनी है तो गलरकन मेथड में मैंने आपको बताया था कि ये जो हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं हम उस सोल्यूशन के अंदर रखेंगे, यानी कि सिंपल u के अंदर हम रखेंगे UH, और जो हमारा टेस्ट फंक्शन था, ठीक है, वो टेस्ट फंक्शन गलरकन मेथड में हमारे बेसिस फंक्शन के ही बराबर आता है। तो बेसिस को हमने फाई के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो इस केस में ये होगा फाई जे के साथ रिप्रेजेंट किया, तो इसकी नोटेशन फिर चेंज हो जाएगी। फिर आपने ये ध्यान रखना है कि जो टेस्ट फंक्शन लिया है वो फाई आई है, और जो हमने सोल्यूशन अप्रोक्सीमेट लिया है वो फाई जे है। अगर इसको जे कर लेंगे तो फिर इसको आई करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो हमारी वीक फॉर्मुलेशन थी उस वीक फॉर्मुलेशन में u की जगह पर हम UH रख देंगे और म्यू की जगह पर फाई आई रख देंगे। ये हमारी वीक फॉर्मुलेशन थी, तो हमने u की जगह पर UH रख दिया और म्यू की जगह पर फाई ऑफ आई रख दिया हुआ है। ठीक है, अब UH जो था वो हमारा ये था, तो हम UH की जगह पर ये वाली वैल्यू रख देंगे। उसके बाद यहाँ से हमने UH की वैल्यू रख दी, और ये जो समीशन है और ये UJ है ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो जो हमारा बेसिस फंक्शन होगा, ये टेस्ट फंक्शन होगा, वो x का ही एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर डी फाई जे ओवर डी एक्स की फॉर्म में इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। ठीक है, मतलब अब यहाँ से हम मैट्रिक्स फॉर्म क्रिएट करेंगे और मैट्रिक्स फॉर्म से यहाँ पर UJ सोल्यूशन निकालेंगे, और हमारा सोल्यूशन सिस्टम जो है वो हमने मतलब अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से ये जो पूरा का पूरा है ये एक स्टिफनेस मैट्रिक्स होगा जो हमारा AIJ की फॉर्म में होगा, AIJ या AJI की फॉर्म में होगा। इसमें U सोल्यूशन है, तो जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में खोलेंगे तो ये इस तरह से हमें सोल्यूशन वेक्टर मिलेगा UJ के फॉर्म में, और ये चीज़ जो है वो लोड वेक्टर है। तो जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसे मिलेगा, AU इज़ इक्वल टू F। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप और उसको